जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। मैं चर्चा करने वाला हूं 2047 के विकसित भारत पर और उसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के बारे में। जी हां, 2047 में भारत एक विकसित देश के रूप में दुनिया में जाना जाएगा और तब तक सरकार को यह उम्मीद है कि यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर होगा। जी हां, अभी अगर हम बात करें तो भारत के समक्ष बहुत सारी समस्याएं हैं। इसी दिशा में प्रयास करते हुए भारत सरकार ने धीरे धीरे करके अपने पैर जमाने शुरू किए हैं मजबूती के साथ, जिससे हमसे कोई चूक ना हो। 2020 में एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, और वो अनाउंसमेंट ये है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। इस आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये ऐसा प्रयास है जो दुनिया में भारत के परचम को लहराएगा। भारत सरकार ने इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए की, जी हां 20 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि दी है, जो हमारे जीडीपी का 10% है। अपने आप में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक बार में किसी एक प्रोग्राम के लिए अभी तक नहीं हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5 ऐसे सेगमेंट हैं जिस पर भारत सरकार काम करने जा रही है। ये 5 सेगमेंट जरा देखिएगा। सबसे पहले सरकार कह रही है हम डिमांड पैदा करेंगे, दूसरी बात डेमोग्राफी पर बात करेंगे, तीसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करेंगे, चौथी बात इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे और पांचवी बात एक ऐसा माहौल डेवलप करेंगे जिससे देश तेजी के साथ विकसित कर सके। सबसे पहली बात यह है कि अपने देश में एक ऐसी डिमांड पैदा की जाए कि स्वदेशी की मांग बढ़े। 1905 में बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी और बहिष्कार 2 महत्वपूर्ण मोमेंट थे। जी हां, 1905 में। और जब तक हम स्वदेशी नहीं अपनाएंगे तब तक अपने देश को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं आप सभी लोगों से करूं तो डेमोग्राफी भारत के सामने एक बड़ा चैलेंज है। पॉपुलेशन, आज हम 1.5 अरब की जनसंख्या के साथ दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं। आप जरा कल्पना करिए, 1950 के बाद अगर हम जनसंख्या को देखें तो हमारी जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। ऐसी दिशा में सबसे बड़ी चुनौती है उस पॉपुलेशन के लिए जॉब क्रिएशन। तो आत्मनिर्भर भारत की एक विशेषता है जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन में हम क्या क्या करेंगे? तो सरकार ने कहा है कि हम मनरेगा जैसे जो कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, उसमें हम पैसा डालेंगे और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे देश में तरह तरह की बीमारियां फैली रहती हैं जिससे एक भारी जनसमूह प्रभावित होता है, उसमें पैसा बढ़ाने की बात कही गई है। एजुकेशन में, जी हाँ, भारत ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है जिसके अनुसार 2030 तक आप देखेंगे तो शिक्षा में जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही गई है। जी हाँ, अभी तक अगर बात करें तो 4% लगभग 4.1 से 4.6% के नियर अबाउट 2024 के बजट में कहा गया। उसके पहले आप देखेंगे तो लगभग 2.5 से 3% के आसपास ही हम जीडीपी का खर्च करते थे और दुनिया में 130वें स्थान के बाद आता था कहीं भारत। लेकिन भारत ने इस दिशा में बहुत तेजी के साथ उन्नत की है। उद्योगों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल इनको जो है अप्रोच में थोड़ा सपोर्ट किया जाएगा, कृषि को प्रमोट किया जाएगा, किसानों को थोड़ा सा मजबूत बनाया जाएगा, उनको कुछ मदद दी जाएगी पैसों के रूप में। साथ ही साथ राज्यों को ऋण लेने की जो व्यवस्था है, ऋण लेने का जो दायरा है, उसमें भी सुधार दिया गया है। जो उनकी उधार सीमा है उसको 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। जॉब क्रिएशन पर बात हो गई, स्वास्थ्य शिक्षा पर बात हो गई, शिक्षा में सुधार पर बात हो गई। शिक्षा में सुधार का एक बात और कहा है कि शिक्षा में हम टेक्नोलॉजी को लाएंगे। जैसे आज आप देख रहे होंगे ऑनलाइन एजुकेशन ने बहुत ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन किया। जी हाँ, जो कोर्स करने में आपको 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए लगते थे, अब वो नॉर्मल फीस पर आप कर पा रहे हैं। पहले आप 1 महीने की तैयारी करने के लिए 2-2, 2.5-2.5, 3-3 हजार फीस दिया करते थे। अब कई जगहों पर ऐसे कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं जो 2-2, 3-3 हजार में पूरे साल 2-2 साल के कोर्सेज हैं, तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने शिक्षा को बहुत तगड़ा आगे बढ़ाया है, इसको ध्यान रखना। वित्तीय सहायता उद्योगों को जब तक नहीं मिलेगी डेवलप नहीं होंगे, इस पर भी काम किया गया। जरा ये देख लेते हैं भारत की डेमोग्राफी को, भारत की पॉपुलेशन को। भारत की पॉपुलेशन 1950 के बाद आप देखोगे 1950 के बाद तो लगभग दोगुनी हो गई है। आज भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, स्किल्ड एम्प्लॉयज की कमी हो रही है तेजी के साथ, और समय के साथ हम क्या होंगे, बूढ़े होते जाएंगे। ठीक है, अब जरा इस पॉपुलेशन को देखिएगा। अभी लगभग आप देखेंगे तेजी के साथ तो हमारे पास एक बड़ा दायरा है युवाओं का। युवाओं का बड़ा दायरा है इस समय
लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार। परंतु ये जनसंख्या धीरे धीरे करके क्या होती जाएगी, बूढ़ी होती जाएगी, और मोटी मोटा जब हम 2100 के आसपास आएंगे 2060 या 50 के बाद से हमारे यहाँ वृद्धों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। नियर अबाउट आप उसको कह सकते हैं कि 40% के आसपास हमारे यहाँ बुजुर्ग हो जाएंगे, और बाकी की जो जनसंख्या होगी वो 65 के नियर अबाउट हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी। तो काम करने वाले जो लोगों का समूह वो भी घटेगा। तो इसलिए अभी जो सिचुएशन हमारी चल रही है वो सबसे बेहतर सिचुएशन चल रही है, किसमें हम बहुत तेजी के साथ काम करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि अगर अभी काम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए सरकार ने अभी इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, सरकार ने ITI में प्रमोशन दिया है, सरकार ने अलग अलग टेक्निकल कोर्सेज लॉन्च किए हैं जिससे युवाओं को तेजी के साथ जोड़ा जा सके और इन्हें स्किल्ड बना के तेजी के साथ देश का विकास किया जा सके। क्योंकि अगर ये जो पॉपुलेशन की कैटेगरी अगर इसने काम नहीं किया सही तरीके से, आप कैसा भारत चाहते हैं, भारत में किस चीज की कल्पना करना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं 2047 के आसपास भारत, वो आज आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं तो वही भारत होगा जो बिना प्लान के 1947 में बन रहा है। बिना प्लान के हमें आज़ादी मिल रही है, और आप सोचिए सिर्फ धर्म के नाम पे 10 लाख लोगों को काटा जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन में जो किताबी आंकड़ा है NCERT के अनुसार 10 लाख से अधिक लोग मारे गए, और कितने मारे गए होंगे ये आप कल्पना कर सकते हैं। अगर हम शिक्षा में खर्च को देखें तो भारत सरकार ने कहा है कि 2030 तक हम 6% GDP का खर्च करेंगे, GDP का 6% हम खर्च करेंगे। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे 2024 के बजट के अकॉर्डिंग तो 4.1 से 4.6% तक हम खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब है सरकार आत्मनिर्भर भारत सिर्फ बोल नहीं रही, उस दिशा में प्रयास भी कर रही है। हमारे सामने चुनौतियां, लेकिन हम काम कर रहे हैं। पहले जरा देख लीजिए, पहले अगर आप भारत को देखेंगे 2.7%, पहले इतना हम खर्च करते थे। अब इसमें हम बहुत तेजी से 2.7% से आप जरा देखिएगा 2.7% से हम कहां पहुंच गए हैं, 4.6% पहुंच गए। हमारा लक्ष्य कहां है, 6%। 6% GDP के अगर आप देख लेंगे तो बहुत कम देश हैं, दुनिया के सिर्फ 4 देश ऐसे हैं अभी हाल फिलहाल में जो 6% GDP का या उससे अधिक खर्च कर रहे हैं। तो हमारे सामने ये चैलेंज जो था शिक्षा को लेकर, उसमें हमने एक तरीके से सफलता प्राप्त की। कुछ और चुनौतियां हमारे सामने, यहीं पर खत्म नहीं होता मामला। चुनौतियां हमारे सामने कुछ इंटरनेशनल लेवल की हैं। ये चुनौतियां क्या क्या हैं? पहली बात, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत पीक पर लंबे समय से रहा है। दुनिया के तमाम देश इससे प्रभावित है, हम भी प्रभावित है। भ्रष्टाचार के अगर सूचकांक में हम देखें तो 180 देशों में से 93वें स्थान पर, तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है। इसको कैसे खत्म किया जाए? जब तक नागरिक अवेयर नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इसलिए जागरूकता की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की कि आप अवेयर हो, आप कुछ भी ना कर दें। आप क्या कर रहे हैं, इस हर एक घटना से आप देश पर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इसको सोच कर करें। लैंगिक असमानता, महिलाओं एवं पुरुषों के बीच में जो यहां पर असमानता है, जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें हम 108वें स्थान पे। जरा सोचिए 108वें स्थान पर है। खुशहाली में अगर आप देखें हम 126वें स्थान पे। हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं है, परेशान है, पैसा नहीं है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ भूखमरी में जो कि विवादित एक इंडेक्स है, 105वें स्थान पर हम यहाँ पर हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप नकार नहीं सकते हैं। इंटरनेशनल मानकों के अनुसार जो ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। प्रेस में बहुत दुख की बात है कि हम 21वीं शताब्दी में दुनिया के तमाम देश प्रेस के इंडेक्स में बहुत नीचे जा रहे हैं। हम 159वें 159th पोजीशन पर हैं यहाँ पर। तो मीडिया की जो प्रासंगिकता है, जो मीडिया जो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, ये भी एक चैलेंजिंग है कि उसको हाँ पिलर को मजबूती के साथ खड़ा किए रहें, तभी डेमोक्रेसी सही रहेगी। और मीडिया को अपने दायरे और सरकार तक जनता की पहुंच को सुनिश्चित करना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता तक ही पहुंच सुनिश्चित करना है सरकार की, और सरकार की पहुंच जनता तक, दोनों को यही काम करना है मीडिया को। मीडिया इससे शायद भटक गया है, इसीलिए इसका इंडेक्स में मामला गड़बड़ है। यही नहीं है, कुछ और चुनौतियां हमारे सामने, जैसे हमारे सामने टीबी, तपेदिक जिसे हम बोलते हैं, एक बहुत बड़ी महामारी है। ये एक चैलेंज है, इसको खत्म करने का भारत सरकार ने 2025 तक टारगेट सेट किया है कि हम इसको समाप्त कर देंगे। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने कहा कि दुनिया से उसे वो खत्म करने में 2030 का वर्ष लगेगा। अच्छी बात है, 5 साल पहले हम समाप्त कर लेंगे। हालांकि दुनिया में स्थितियां अलग हैं। अगर हम ये सपना देखते हैं कि हम टॉप 3 इकोनॉमी में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसको पहले खत्म करना पड़ेगा। वहीं साथ ही साथ कुष्ठ रोग को 2027 तक हम खत्म करेंगे, 2030 तक एड्स को खत्म करेंगे, 2047 तक हम एनीमिया, जिससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, महिलाओं मुख्य रूप से फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा एनीमिया के मरीज हैं। साथ ही साथ ये चीज़ और देखिएगा, बाल विवाह, 11 लाख बच्चियां बाल विवाह का शिकार है। सबसे ज़्यादा बाल विवाह यूपी में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। इन सब जगहों पर
बाल विवाह हो रहा है। आप जरा कल्पना करिए, बाल विवाह से जल्दी गर्भधारण हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, पूरा भविष्य खत्म हो जाता है। तो उस भविष्य को बचाने के लिए हमें बाल विवाह के क्षेत्र में भी सुधार करने की जरूरत है। ये सब चैलेंजेज हैं हमारे सामने, इसको ध्यान रखिएगा। आइए जरा एसडीजी इंडेक्स को देख लेते हैं, क्योंकि ये बताएंगे 2030 तक दुनिया कैसी होगी। तो उसमें हमने पहली बात जो कही है, गरीबी की पूरी तरीके से समाप्ति। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी की पूरी तरीके से समाप्ति कर देंगे, ये महत्वपूर्ण है। पहली ही बात कह रही है गरीबी खत्म, दूसरी बात भूखमरी खत्म, तीसरी बात अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान में रखिएगा, अच्छा स्वास्थ्य ध्यान में रखिएगा, साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एजुकेशन अगर क्वालिटेटिव नहीं होगी तो कैसे होगा काम, क्वालिटेटिव एजुकेशन। और क्वालिटेटिव एजुकेशन को स्टैब्लिश करने में गवर्नमेंट स्कूल का इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में पार्टिसिपेट करिए। सिर्फ आप टीचर बनेंगे, टीचर सबको बनना है, बच्चा किसी को नहीं पढ़ाना है, तो मामला कैसे होगा भैया, गड़बड़ हो जाएगा ना। साथ ही साथ लैंगिक समानता, महिलाओं एवं पुरुषों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। ये तो सरकार का शुक्रिया अदा करिए और संविधान को धन्यवाद कहिए कि सरकार नौकरी दे रही है, इसलिए महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो इनको सिर्फ पराया धन के नाम पे विवाह किया जाता था बस जल्दी से। तो ये बहुत बड़ी बात है। साफ पानी, सस्ती स्वच्छ ऊर्जा, सरकार सोलर मिशन लॉन्च कर रही, बहुत बढ़िया बात है, इस दिशा में प्रयास कर रही है ना। अच्छा काम और आर्थिक विकास, सबको अच्छा काम मिले और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। असमानता में कमी, किसी तरीके के भेदभाव ना हो, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सामाजिक रूप से पिछड़े तबके जितने भी लोग हो, सबको डेमोक्रेसी का प्रॉपर फायदा मिले, क्योंकि लोकतंत्र में वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना ही सबसे बड़ा काम है हमारा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले जो टॉप 10 एसडीजी हैं उनको हम अचीव करने में किस तरीके से काम करेंगे, यही ये बताएगा कि हमारा 2047 का जो विकसित भारत होगा उसमें कैसे लोग होंगे, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, जो महिला एवं पुरुष हैं, उनके बीच में जो आज डिस्क्रिमिनेशन वो खत्म होगा कि नहीं, जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन वो खत्म होगा कि नहीं, धर्म के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म होगा कि नहीं, बाल विवाह खत्म होगा कि नहीं, रोड एक्सीडेंट खत्म होंगे कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सही होगा कि नहीं, कम्युनिकेशन सही होगा कि नहीं, शिक्षा की व्यवस्था सही होगी कि नहीं होगी, अस्पताल सही होंगे कि नहीं होंगे, ये सब डिसाइड करेंगे कि 2047 का भारत हमारा कैसा होगा। इसके लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और जिम्मेदारी के साथ साथ आप सभी लोग ऐसा सोचिए जो आप करेंगे उसका 2047 के भारत पर प्रभाव बहुत व्यापक पड़ेगा। धन्यवाद।